क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर 5 है खाद्य संसाधन पौधे के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद्य तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर करने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए खाद्य एवं उर्वरक। तो खाद्य और उर्वरक क्या चीज़ें हैं, तो ये प्लांट में यानी पोषक तत्वों की यानी मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी पड़ जाए, ठीक है, तो उस अवस्था में उसे पूरा करने के लिए पुनः पूर्ण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं खाद्य एवं उर्वरक का। जब खाद की बात की जाए तो ये सिर्फ प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो कैसे बनता है, जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर मल मूत्र, ठीक है, और प्लांट के अवशेष पदार्थ पत्तियों यानी सड़ गल के ये खाद का निर्माण होता है। ठीक, खाद मतलब सिर्फ कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ होता है ये, इसमें किसी तरीके से रासायनिक इसमें नहीं होता है। लेकिन जब उर्वरक की बात की जाए तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों होते हैं। प्राकृतिक उर्वरक भी होता है और संश्लेषित यानी रासायनिक उर्वरक भी होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम खाद को प्राकृतिक ही देखते हैं और उर्वरक को रासायनिक देखते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से करना है, कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए खाद और यहाँ पे क्या है उर्वरक। तो ऐसे करना है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण जंतु अवशिष्टों जैसे गोबर मल मूत्र आदि द्वारा, पादप अवशिष्टों सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के यानी सड़ने गलने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, यानी ये पूरी तरीके से प्राकृतिक पदार्थ है। इसके बाद देखिए उर्वरक क्या है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक विधि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये प्राकृतिक पदार्थ और ये रासायनिक पदार्थ है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, तुलना हम देखते हैं। दूसरा है इनका खपत अधिक होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं खेतों में फसल की वृद्धि के लिए तो हम इसे ज़्यादा मात्रा में इसे ले जाना पड़ेगा, इसका ज़्यादा खपत होता है, ठीक है, तथा इनके परिवहन भंडारण में कठिनाई होती है। परिवहन का मतलब होता है कहीं ले जाने में, यानी खेतों में जो हम ले जाते हैं यानी ये इसकी उपलब्धता जो है परिवहन है यातायात जो है ये थोड़ा कठिन होता है गोबर को ले जाने में, ठीक है, और इसका भंडारण जो है रख रखाव जो है थोड़ा कठिनाई होता है। तो इसका देखिए इसकी तुलना, इनका खपत कम होता है, कम मात्रा में होता है तथा परिवहन भंडारण आसानी होती है। खपत कम होने का मतलब ये होता है कि इसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसका खपत कम होता है, ठीक है, और इसका परिवहन भंडारण, तो खाद के बोरे को हम आसानी से कहीं ले आ सकते हैं, भंडारण में काफ़ी आसानी होती है क्योंकि रासायनिक पदार्थ हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, खाद में पोषक तत्व अल्प मात्रा में होता है। हमने देखा है खाद में पोषक तत्व अल्प मात्रा में होता है, हमने अभी जाना। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उपस्थित रहते हैं लेकिन ये कम मात्रा में, ये केवल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके बाद देखिए उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका तुलना समाप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, पादप संकरण किस प्रकार फसल की नई किस्में विकसित करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर करने से पहले हमें ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि पादप संकरण आखिर होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो आइए समझते हैं ये पादप संकरण क्या होता है। तो पादप संकरण जो होता है किसी फसल विशेष का एक नवीनतम समुचित किस्म कहलाता है, ठीक है, आधुनिक उसका किस्म होता है, पैदावार होती है। तो इसमें होता क्या है कि एक ही पौधे के यानी एक ही प्रजाति के दो पौधे को लेकर, ठीक है, उसको आपस में कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक नई नवीनतम किस्म का विकास किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, उसे हाइब्रिड कहा जाता है। और उससे जो बीज प्राप्त होते हैं वो नवीनतम बीज प्राप्त होते हैं, वो काफ़ी पैदावार करने वाले बीज प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के गुण उसमें सम्मिलित होते हैं। तो कैसे होता है देखिए, एक ही फसल विशेष के दो पौधे, यानी ये क्या है, ये दोनों मटर के पौधे हैं, एक कम गुण वाला और एक अधिक गुण वाला। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बौना किया है और इसे लंबा किया है, ठीक है। तो ये मटर का पौधा है कम गुण वाला, इसका जो गुण है ये बौना है, ठीक है, ये कम विकसित होता है और ये कम पैदावार करता है, ये छोटा है बौना है। और यही प्रजाति है, ये मटर है, ये थोड़ा सा लंबा है अधिक गुण वाला है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा पैदावार करता है इससे। तो ये दोनों आपस में मिल गए,
ठीक है, यानी इनका कृत्रिम पादप प्रजनन हो गया, तो एक नई किस्म का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इनके मिलने से एक नया पौधा बना। इसका देखिए, जब ये पौधा बनेगा तो इसके दोनों गुण इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो गुण आएंगे इन दोनों से काफ़ी बेहतर होंगे, और इससे जो बीज बनेगा उसे कहा जाता है हाइब्रिड, ठीक है। इसे नवीनतम प्रजाति कहा जाता है, यानी संकर यानी हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। जो इससे बीज बनेगा, अगर हम उसे फसल लगाएं तो इससे काफ़ी अच्छी पैदावार होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, पादप संकरण। ये समझ में आ गया आपको। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार करेंगे, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्मों को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। इसमें फसलों के दोनों जनकों के वांछित गुणों का भलीभांति सम्मिश्रण होता है। पादप संकरण जो है देश के फसल सुधार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पारंपरिक जो किस्म की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, ठीक है। संकरण के दौरान अच्छे गुण वाले पौधे का चयन किया जाता है, अतः समुन्नत किस्म में रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अच्छी होती है, और दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समुन्नत किस्मों के गुण और दोषों की तुलना करें। तो ये रहा फसल के समुन्नत किस्मों के गुण और उनके लाभ। तो आपको अलग अलग लिखना है खंडों में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुणों को। पहला है उच्च उपज। तो इसमें जो हाइब्रिड में उच्च उपज होती है, अच्छी पैदावार होती है। पूर्व परिपक्वता यानी जल्दी ये तैयार हो जाती है फसल। खाद का बेहतर असर होता है। वांछित गुणों की उपलब्धता, इसमें क्या होते हैं, इसमें रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, ये सारे अच्छे होते हैं। बौनी प्रजाति होती है इसमें, इसके कारण क्या होती है, अधिक मजबूत होती है। मौसम के प्रतिकूल स्थितियों जैसे तेज़ हवा, झोंके, तेज़ बारिश आदि का सामना करने में ये सक्षम होते हैं, ठीक है। विस्तृत अनुकूलता। इसके बाद देखिए इसके क्या हानि है, ठीक है, दोष है, तो वो भी आपको लिखना है। तो ये 3 है, तो यही आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो बस एक ही लाइन में हो जाएगा। इसके अंतर्गत सामान्यतः धान्य फसलों के साथ फलीदार फसल का चयन किया जाता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से प्रारंभ करना है और यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। वैसे कृषि पद्धति जिसमें एक से अधिक ज़्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है उसे मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे देखिए गेहूँ और सरसों, मूँगफली और सूरजमुखी, गेहूँ और चना, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या है, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता बनाए रखता है, ये बताना है। तो ये रहा इसका आंसर यहाँ पे, फसल चक्रण। एक ही भूखंड पर बदल बदल कर फसल उगाने की जो पद्धति प्रणाली होती है उसे फसल चक्रण कहा जाता है, ठीक है। एक फसल उगाने के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर हम सही तरीके से फसल चक्रण को अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसल अच्छा उत्पादन हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसानों द्वारा मौसम के अनुसार 2 धान्य फसल जैसे गेहूं और मकई के बीच एक दलहन फसल बोना एक सामान्य कृषि प्रणाली है। इस प्रक्रिया में मृदा के पोषक तत्वों की पूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, दलहन के गांठों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं गांठ में। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर कर मृदा में पुनः स्थापित कर देते हैं, जो फसल के लिए अनिवार्य है। इससे क्या होता है, इससे मृदा की जो पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, खरपतवार नियंत्रण के तरीकों की चर्चा हमें करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। खरपतवार के नियंत्रण की निम्नलिखित विधियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें 2 यांत्रिक विधि है और एक रासायनिक विधि है। तो पहले आपको लिखना है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण, खुरपी की सहायता से खरपतवारों को हटाया जाता है। अरहर, मक्का आदि की फसलों में पेंडी वीडर नामक यंत्र द्वारा खेतों में खरपतवार हटाए जाते हैं। ये रहा। दूसरा देखिए यांत्रिक विधि, कृषि क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण। कृषि क्रियाएं जैसे अंतर फसल उत्पादन या सहफसली खेती, फसल चक्रण आदि द्वारा खरपतवार नियंत्रण काबू किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा है रासायनिक विधि।
इसमें एक रसायन का प्रयोग किया जाता है 2,4-D, ठीक है, डाई क्लोरोफेनॉक्स एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है खरपतवार को ख़त्म करने में। तो ये आपको लिखना है तीनों, ये रहा रसायन। इसके बाद देखिए अगला 7वां क्या प्रश्न है, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों का हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को नुकसान पहुंचाने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला हो गया अजैविक कारक और दूसरा हो गया जैविक कारक, ठीक है। अजैविक कारक में आ जाएगा नमी और तापमान, और जैविक कारक में क्या आ जाएगा, सूक्ष्मजीव, ठीक है, फफूंदी, कवक, ये सारे आ जाएंगे, कीट। तो आइए इसके बारे में, तो आपको सबसे पहले लिखना है अजैविक कारक और इसमें लिखना है नमी, ठीक है। तो नमी के बारे में लिखना है, खाद्यान्नों को नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए, ठीक है। परिपक्व खाद्यान्नों को 16 से 18% तक नमी रहनी चाहिए, जिसे भंडारण से पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खाद्यान्नों में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्मजीव, कवक आदि वृद्धि और क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है, ठीक है। और इससे अनाजों का वजन तथा अंकुरण क्षमता में कमी आती है और उत्पाद की कीमत एवं गुणवत्ता ह्रास होती है। तो ये नमी के बारे में हो गया। इसके बाद हमें लिखना है तापमान के बारे में भी। तो ये रहा तापमान, टेम्परेचर कैसे ये प्रभावित करता है, ये भी लिखना है। अब इसके बाद ये तो हो गया अजैविक, इसके बाद जैविक कारक। जैविक कारक में कौन आ जाएंगे, सूक्ष्मजीव, कीट और जंतु। सूक्ष्मजीव खमीर, फफूंदी, कवक, ये सारे किसमें, सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु में आ जाएंगे। कीट में कौन आ जाएंगे, कीट में देखिए लाल अन्न दाल मृग और धान घुन, ठीक, मकड़े, ये सारे कीट में। और जंतु में चूहे, खरगोश, बकरी, ये सारे क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है।